आपको तीसरा चैप्टर कंप्लीट कर दिया गया था। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या विद्युत विभव का पार्ट पूरा बता दिया गया था और ये भी कहा गया था कि आप इस पर होमवर्क 4-5 दिन के लिए होमवर्क दिया गया था। बहुविकल्पी क्वेश्चन भी दिए गए थे, न्यूमेरिकल भी दिए गए थे, कई तरह क्वेश्चन दिए गए थे और ये कहा गया था कि अच्छे से लगा करके उसको आप पोस्ट कीजिएगा। लेकिन 2-3 छात्राओं के अलावा हमको लगता है किसी ने लगाया भी नहीं, न किसी ने पोस्ट किया। जो पोस्ट नहीं किया तो प्रॉब्लम भी नहीं उत्पन्न हुई। लेकिन फिर भी मैं आपको एनसीईआरटी क्वेश्चन एग्जाम्पल तौर पे जो जिस तरह के क्वेश्चन बन सकते हैं वो क्वेश्चन एनसीईआरटी के, और जो प्रॉब्लम कुछ एक आध दो बच्चों ने पूछा हुआ है वो कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर आप न्यूमेरिकल नहीं लगाएंगे और प्रॉब्लम नहीं क्रिएट होगी, इसका मतलब कि पूरे चैप्टर का कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आप फिर से उस चैप्टर के वीडियोस एक बार फिर से देख डालिए और जो होमवर्क दिए गए हैं वो लगा डालिए। क्वेश्चन बहुत ही सिंपल हैं, क्वेश्चन जो है सीधे सूत्र पर हैं, बहुत ही सिंपल हैं। हो सकता है आप लगा भी लिए हों और ना प्रॉब्लम हुई हो, लेकिन आपने एक भी रिस्पांस नहीं किया तो इसका मतलब है कि आपने काम नहीं किया। एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं है तो वो मस्ट है, उसको ज़रूर ले लीजिए। और एनसीईआरटी की जो न्यूमेरिकल्स हैं उसको लगा डालिए आप। किसी भी कीमत पर एनसीईआरटी के क्वेश्चन जो है वो छूटने नहीं चाहिए। जब आप एनसीईआरटी की बुक नहीं लेंगे तो एनसीईआरटी के क्वेश्चन भी आप सॉल्व नहीं कर पाएंगे, और वही एनसीईआरटी ही मानक माना जाता है। उसके क्वेश्चंस अगर आप सॉल्व कर लेते हैं इसका मतलब कि आपके पास कॉन्सेप्चुअल नॉलेज है। तो एनसीईआरटी की बुक अगर आपके पास नहीं हो तो ले लीजिए। एडिशनल बुक तो चाहिए ही उसके साथ में। आपके पास एक्टिव की बुक हो वो भी चल जाएगा, कुमार मित्तल की बुक हो वो भी चल जाएगा, बालाजी प्रकाशन की किताब हो वो भी चल जाएगा, लेकिन एनसीईआरटी सबके साथ मस्ट है। और एनसीईआरटी क्वेश्चन आप लगा डालिए, चाहे बहुविकल्पी हो चाहे न्यूमेरिकल हो, सब आप उसको लगा डालिए, ठीक है। चलिए कुछ क्वेश्चन एनसीईआरटी के हैं, मैं उसको देख ले रहा हूँ, बता रहा हूँ। और एक क्वेश्चन किसी ने पूछा था, ऋचा दुबे ने पूछा था, वो एक ही क्वेश्चन मुझको लगता है मेरे पास आया। होमवर्क तो 4-6 आए हैं लेकिन क्वेश्चन केवल एक ही आया है, तो वो भी मैं बता दे रहा हूँ आपको। तो एनसीईआरटी की बुक आप खोलेंगे तो इसमें वैद्युत विभव और धारिता यानी संधारित्र का चैप्टर और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एक ही में दिया हुआ है, ठीक है। तो जो न्यूमेरिकल हैं वो भी मिले जुले रूप से में हैं, कुछ विभव वाले हैं कुछ संधारित्र वाले हैं। तो क्योंकि संधारित्र आपको अभी नहीं पढ़ाया गया है तो वो क्वेश्चन छोड़ दीजिए, ठीक है। और वैद्युत विभव वाले जो चैप्टर के क्वेश्चन रिलेटेड हैं वो आप लगा डालिए। तो कुछ क्वेश्चन हम आपको बता रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ज़्यादा इसमें आपको दिमाग नहीं लगाना है, लेकिन आप लगाएंगे तो भी तभी आपको ये क्लियर होगा कि कौन से क्वेश्चन किस तरह के हैं, किसमें क्या टेक्निकलिटी है। सारा बोध आपको तभी होगा जब आपकी पेन उठेगी, आपका हाथ चलेगा तभी। जैसे एक क्वेश्चन है, 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 10 सेंटीमीटर भुजा वाले एक समखंडभुज के प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश है, ठीक है। खंडभुज के केंद्र पर विभव परिकलित कीजिए। तो वो हमने यहाँ पर बना भी दिया है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। यह एक समखंडभुज है। समखंडभुज के बारे में आप जानते ही होंगे। समखंडभुज ऐसा खंडभुज होता है जिसकी भुजाएं जो है वह बराबर होती हैं, समझ रहे हैं ना। कितनी भुजाएं होती हैं? खंडभुज है तो 6 भुजाएं होंगी, 6 भुजाएं हैं और प्रत्येक भुजा जो है वो आपस में इक्वल है। तो यह एक समखंडभुज है। समखंडभुज के कितने शीर्ष हो जाएंगे? 6 शीर्ष होंगे। 1 2 3 4 5 6 शीर्ष होंगे और प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है। प्रत्येक शीर्ष पर 5 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा हुआ है और 6 भुजाओं का ये समखंडभुज है। तो पूछ रहा है कि बताइए, अगर एक भुजा की लंबाई क्या है? 10 सेंटीमीटर, मतलब समखंडभुज की प्रत्येक भुजा की लंबाई बराबर है, तो प्रत्येक भुजा की लंबाई 10-10 सेंटीमीटर हो, तो बताइए कि इस समखंडभुज के केंद्र पर कितना विभव उत्पन्न होगा, ठीक है। तो विभव
किसी बिंदु आवेश के कारण विभव कितना होता है, ये सूत्र तो आपको पहले से पता है। कहने का मतलब कि ये 5 माइक्रो कूलाम का आवेश है, तो इस आवेश के नाते यहाँ क्या विभव होगा, सूत्र से निकालेंगे। इस आवेश के नाते क्या यहाँ पर होगा, उसको भी सूत्र से निकालेंगे। इस आवेश के नाते क्या यहाँ पर होगा, उसको भी सूत्र से निकालेंगे। कितनी बार निकलेगा ऐसे, 6 बार निकलेगा, क्योंकि 6 आवेश है। तो सभी 6 आवेश के कारण इस समखंडभुज के केंद्र पर उत्पन्न होने वाला जो वैद्युत विभव है वो हम निकाल लेंगे। और निकालने के बाद क्या करेंगे, सबको जोड़ देंगे। बीजगणितीय योग करते हैं, अगर प्लस रहेगा तो प्लस, माइनस रहेगा तो माइनस। यहाँ पर सभी जो आवेश आपके हैं वो धनात्मक आवेश हैं, तो धन आवेश के नाते जो विभव उत्पन्न होगा वो भी धनात्मक ही होगा। तो सभी विभव को हम ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे, तो संपूर्ण विभव जो उत्पन्न होगा केंद्र पर वो पता चल जाएगा हमको। किसी बिंदु आवेश के कारण विभव निकालना हो तो 2 चीज़ों का ज्ञान होना चाहिए। एक तो आवेश का मान कितना है, जो कि ऑलरेडी पता है, 5 माइक्रो कूलाम है। दूसरा, इस बिंदु आवेश से यहाँ तक की दूरी कितनी है, वो दूरी भी हमको चाहिए। तो कहने का मतलब अगर यहाँ से यहाँ तक की दूरी, एक दूरी को निकाल लेंगे तो सारी दूरियाँ तो इक्वल ही हैं, सब दूरी बराबर ही तो है। कौन कौन सी दूरी कम या ज़्यादा है, तो सब दूरियाँ बराबर ही हैं। एक दूरी को निकालेंगे, सारी दूरी पता हो जाएगी हमको। तो एक आवेश के कारण विभव यहाँ पर जब निकलेगा तो वही सभी के नाते विभव होगा, क्योंकि सभी आवेश बराबर हैं, सभी दूरियां बराबर होंगी तो विभव भी बराबर होगा। तो एक आवेश के कारण केंद्र पर जो विभव उत्पन्न होगा वो निकाल लेंगे हम, और उसी में 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 6 से गुणा कर देंगे, तो संपूर्ण विभव आ जाएगा। ठीक है, यह दूरी कितनी होगी, अब जरा ध्यान दीजिए। आपको एक दूरी चाहिए कोई, तो अगर आपको यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए या यहाँ से यहाँ तक की दूरी चाहिए, तो आप इसको बता सकते हैं कैसे। यह जो त्रिभुज बना हुआ हमारा है, कोई भी त्रिभुज इसमें जो 6 त्रिभुज बने हैं, कोई भी त्रिभुज आप देखेंगे, वह त्रिभुज आपका कौन सा त्रिभुज है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है, समबाहु त्रिभुज है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज इसलिए क्योंकि सभी त्रिभुजों की प्रत्येक भुजा बराबर है। बराबर कहाँ से आई है, ध्यान दो जरा। ये पूरा कोण कितने अंश का है, ये पूरा कोण है 360 अंश का। आपको पता है कि संपूर्ण कोण अगर आप देखेंगे तो ये कोण कितने अंश का हुआ, ये हुआ 360 डिग्री का। अगर 360 डिग्री का पूरा कोण ये है और ये सब भुजाएं बराबर हैं, तो सभी भुजाओं द्वारा जो अंतरित कोण है केंद्र पर वो भी बराबर होगा। इसका मतलब ये सभी जो 6 पार्ट में बटे हुए एंगल हैं ये बराबर होंगे। तो 360 अंश पूरा एंगल है, तो एक कोण कितने एंगल का हुआ, 60 अंश का। तो यह कोण 60 अंश का हुआ। ठीक है ना, इतनी बात क्लियर हो गई। अब यह दोनों कोण कितने अंश के बचे हुए, 120 अंश के बचे, क्योंकि 3 कोणों का योगफल 180 अंश होता ही है। तो अगर ये 60 अंश का हुआ तो यह दोनों मिलकर 120 अंश के हो गए। और चूंकि यह दोनों भुजाएं बराबर हैं तो इनके सामने के कोण भी आपस में बराबर होंगे। तो अगर 120 अंश दोनों मिला करके हैं, इसका मतलब कि 60 अंश का ये हुआ, 60 अंश का ये हुआ। जब यह कोण 60 अंश का हुआ, यह भी 60 अंश का हुआ, यह भी 60 अंश का हुआ, 3 बराबर कोण हो गए। इसका मतलब कि ये समबाहु त्रिभुज है, क्योंकि समबाहु त्रिभुज में तीनों भुजाएं बराबर होती हैं और तीनों कोण भी बराबर होते हैं। तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है, इसका मतलब यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, यह भी 10 सेंटीमीटर, सारी भुजाएं 10-10 सेंटीमीटर की होंगी। ठीक है, तो हमको केवल एक ही चाहिए, एक का निकाल करके 6 से गुणा कर देंगे हम। तो बिंदु आवेश के कारण जो यहाँ पर विभव होगा वो निकालेंगे जब हम। V बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q/R का फार्मूला होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 मान क्या हो जाएगा, 9 गुणे 10 घाते 9। Q का मतलब आवेश का मान 5 गुणे 10 घाते -6, जो माइक्रो कूलाम है वो कूलाम में रखा जाएगा, डिवाइड बाई R। R मतलब दूरी 10 सेंटीमीटर है, मीटर बनाएंगे 10 घाते -2 से गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, यह एक सिंगल आवेश के कारण विभव हो गया। इसी में हम 6 से मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं, तो संपूर्ण विभव का मान आ जाएगा। और ये आपका हो जाएगा 6 पंचे 30, 30 हो गया, 30 गुणे 9 हो गया 270, तो 270 गुणे, अब यहाँ पर 10 घाते 9 है, 10 घात 6 घटाएंगे इसमें से, 9 में 6 घटेगा 3, 10 घात 3 हो गया, ये ऊपर गया, 10 घाते 5 हो गया, प्लस में ये ऊपर गया, 1 घात कम हो गई, 10 घाते 4 हो गया। ठीक है, क्या हो गया यहाँ पे 10 घाते 4, ये तो हुआ ना, देख लीजिए अच्छे से। और ये हो जाएगा 2.7 गुणे 10 घाते क्या हो जाएगा यहाँ पे 4 2 6 हो जाएगा। ठीक है,
देख लीजिए 2.7 × 10⁶ हो जाएगा। ये क्या है, विभवांतर है तो वोल्ट। ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं। तो एक क्वेश्चन तो आपका ये है। ऐसे क्वेश्चन आप लगाएंगे तो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, कोई इसमें टफ आपको नहीं मिलेंगे। अच्छा दूसरा देखिए, कुछ क्वेश्चन तो मैं आपको ऐसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ, आप जान जाएंगे, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है। अच्छा पहले एक क्वेश्चन मैं बता दूं, जो किसी छात्रा ने पूछा था वो आपको मैं पहले बता देता हूं, उसके बाद किसी क्वेश्चन पर आता हूं। ठीक है, वो क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा, 25वां क्वेश्चन है, आपको जो भेजा गया होगा उसी में होगा, ये लगता है 25वां क्वेश्चन है। ध्यान दीजिएगा, एक इलेक्ट्रॉन धारा में, क्वेश्चन ध्यान समझिएगा, एक इलेक्ट्रॉन धारा में मतलब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहा है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में इलेक्ट्रॉन का वेग 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड है। एक इलेक्ट्रॉन धारा में मतलब इलेक्ट्रॉनों का फ्लो हो रहा है तेज गति में, तो उस इलेक्ट्रॉनों के फ्लो में जो इलेक्ट्रॉनों का वेग है वो कितना है, 10⁷ मीटर, 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। इलेक्ट्रॉन 1.6 × 10³ वोल्ट प्रति मीटर के वैद्युत क्षेत्र के लंबवत दिशा में 10 सेंटीमीटर चलने में 3.4 मिलीमीटर विक्षेपित हो जाता है। इलेक्ट्रॉन के विशिष्ट आवेश की गणना कीजिए। देखिए पहले क्या दिया हुआ उसको देख लेते हैं। क्या दिया हुआ है, इलेक्ट्रॉन का वेग दिया हुआ है। इलेक्ट्रॉन का वेग क्या है, 2 × 10⁷ मीटर प्रति सेकेंड। ये क्या है, इलेक्ट्रॉन का वेग है। इलेक्ट्रॉनों कोई पुंज जा रहा है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का पुंज, इलेक्ट्रॉनों की बहुत सारी मात्रा जा रही है। ठीक है, वह कहाँ जा रही है, वैद्युत क्षेत्र कहीं पर है, उस वैद्युत क्षेत्र की दिशा के लंबवत वह मूव कर रही है, लंबवत गति कर रही है। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी है, 1.6 गुणे यानी ई बराबर 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर। 1.6 × 10⁻³ वोल्ट प्रति मीटर का वैद्युत क्षेत्र है। दो चीज हो गया, इसी वैद्युत क्षेत्र में वो चल रही है और वैद्युत क्षेत्र के लंबवत चलने पर कितनी दूरी पर, 10 सेंटीमीटर दूरी पर, 10 सेंटीमीटर की दूरी पर वह विक्षेपित कितनी होती है, y बराबर 3.4 मिलीमीटर यह विक्षेपित हो जाती है। तो निकालना क्या है, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश बताइए। अच्छा विशिष्ट आवेश क्या है पता है आपको, इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता ही होगा आपको, इलेक्ट्रॉन का जो आवेश है वो तो आपको पता ही होगा। विशिष्ट आवेश क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रॉन का आवेश होता है Q, ठीक है, लेकिन किसी भी आवेश के परिमाण में अगर उस आवेश के द्रव्यमान से डिवाइड कर दिया जाए, ठीक है, तो जो प्राप्त होता है वह उस आवेश, उस मतलब कण का, इलेक्ट्रॉन होगा प्रोटॉन जो भी होगा, उस कण का विशिष्ट आवेश कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन का आवेश तो पता है 1.6 × 10⁻⁹ कूलम होता है, लेकिन अगर इलेक्ट्रॉन के आवेश में हम इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान से डिवाइड कर दें तो क्या मिलेगा, इलेक्ट्रॉन का विशिष्ट आवेश कहा जाएगा। वो कहने का मतलब अगर किसी चार्ज पार्टिकल पर आवेश का मान Q है और उस पार्टिकल के आवेश में अगर उसके द्रव्यमान से हम डिवाइड कर दें तो जो Q/m मिलेगा हमको, उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश कहेंगे। स्पेसिफिक चार्ज या विशिष्ट आवेश कहा जाएगा उसको। तो यहाँ पर हमको इलेक्ट्रॉन का आवेश नहीं निकालना है, इलेक्ट्रॉन का आवेश, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान यानी Q/m का मान सीधे निकालना है। बात क्लियर हो रही है। अच्छा एक टॉपिक देखिए आप पढ़ाया गया था याद आ रहा होगा आपको, याद कीजिए था फिर से अच्छे से। ऐसे आप 2-3 वीडियो पहले जाएंगे आपको मिल जाएगा, अच्छे से बताया गया था। वैद्युत क्षेत्र है ये यहाँ पे, ठीक है, इस वैद्युत क्षेत्र में अगर कोई इलेक्ट्रॉन जो है वह एंट्री कर रहा है, जा रहा है, तो उसका गतिपथ कैसा होता है,
उसका गतिपथ होता है परवलयाकार। बताया, याद है? किसी वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गतिपथ कैसा होता है? परवलयाकार होता है। कहने का मतलब अगर वैद्युत क्षेत्र के लंबवत वो प्रवेश करेगा तो ऐसे जो है जाते जाते यहाँ पर वो डाउन हो जाएगा। समझ रहे बात को? तो हमने छोड़ा था इलेक्ट्रॉन को सीधे, लेकिन वह परवलयाकार मार्ग पे जाकर के यहाँ जाके निकल आया, यहाँ से बाहर निकलेगा वो। तो क्षैतिज दूरी क्या तय किया? इतनी दूर चला। और विक्षेपित कितना हुआ? उसको टकराना चाहिए था यहाँ पे। यहाँ अगर कोई पर्दा मान लीजिए है तो पर्दे पर यहाँ उसको टकराना चाहिए था, लेकिन वो टकरा कहाँ रहा है? यहाँ टकरा रहा है। इसका मतलब वो इतनी दूर विक्षेपित हुआ। तो जो विक्षेपित दूरी थी उसको हमने y माना हुआ था, और जो क्षैतिज चली गई दूरी थी उसको क्या माना था हमने? उसको x माना हुआ था। याद आ रहा है? अब x और y के टर्म में m और v के इलेक्ट्रॉन का वेग भी यहाँ पर v हमको पता था। इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m है, इलेक्ट्रॉन का आवेश q है। ठीक है? तो इन सब के पदों में एक फार्मूला हमने जो निकाला था कि प्रक्षेप्य पथ यानी इलेक्ट्रॉन का जो गतिपथ होगा या आवेशित कण का जो पथ होगा परवलयाकार होगा, उसमें जो सूत्र निकला हुआ था वो सूत्र अगर आपको याद हो तो सूत्र आपका था y = QE अपान 2mv² × x²। याद आ रहा है? ये परवलय फार्मूला था। y = QE अपान 2mvx² × x²। ये फार्मूला निकला हुआ था। अब इस फार्मूले में हमको Q अपान m की वैल्यू निकालनी है। क्या निकालना है? Q अपान m, क्योंकि विशिष्ट आवेश चाहिए ना, तो Q अपान m को ही हम कहते हैं विशिष्ट आवेश। तो विशिष्ट आवेश को यहाँ पर रोक लीजिए, Q अपान m को रोकिए। यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये Q अपान m हो गया। ठीक है? Q अपान m आपका ये हो गया, और साथ ही साथ अब बाहर ले जाइए, 2 को ऊपर करिए, v² ऊपर करिए, तो हो गया 2yv²। 2 हो गया ऊपर, y ऊपर है ही है, v² ऊपर है, 2yv² डिवाइड बाई, ठीक है, Q अपान m ही है, E को नीचे कर दीजिए, x² को नीचे कर दीजिए। अब इसी में सारे वैल्यू आपको पता है, v का मान, E का मान, y का मान, x सब पता है। केवल आप क्या करेंगे? MKS में रखना है आपको है। सिस्टम आप ध्यान देंगे, सब दूरियां जो है वह मीटर में होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा? 2 × y की वैल्यू क्या है? 3.4 मिलीमीटर है, इसको मीटर बनाना पड़ेगा। तो हो जाएगा 3.4 × 10⁻³ बन गया मीटर। ये 2 हो गया, y हो गया। v की वैल्यू क्या है? v की वैल्यू पता ही आपको है, 2 × 10⁻7 का वर्ग है, तो 2 का वर्ग मैं कर दे रहा हूँ यहाँ पे, 4 हो गया। ठीक है? 10⁻7 का वर्ग आप करेंगे तो 10⁻14 हो गया, डिवाइड बाई E। E की वैल्यू क्या है? 1.6 × 10⁻³ × x²। x की वैल्यू क्या है? 10 सेंटीमीटर। इसको मीटर बनाएंगे आप तो क्या होगा? 0.1 मीटर। 0.1 को आप 10⁻−1 भी कर सकते हैं। इसका वर्ग है तो 10⁻−2 हो जाएगा। ये बात क्लियर हुई? इतना हो गया। अब थोड़ा इसको जो है एडजस्ट कर लीजिए, तो हो जाएगा ये 4 दूनी 8। ठीक है? 8 से इसको काटेंगे नीचे वाले को तो क्या होगा? 8 दूनी 16। यहाँ क्या होगा? 0.2 आ जाएगा। 0.2 और यहाँ पर 3.4 है, इसको 34 कर दो, इसको 2 डिवाइड करोगे क्या आएगा? 17 आ जाएगा। 17 गुणे, ठीक है, 10 घात एडजस्ट कर लीजिए, 10⁻−3 है और प्लस में 14 है, 14 में 3 जाएगा 11, 10⁻11 हो गया। और यहाँ पर 10⁻1 बचेगा ना, 3 ये है और -2 ये है, 1 बचेगा। जब ये 1 ऊपर जाएगा तो -1 हो जाएगा, तो 10⁻11 में से 1 घटेगा तो 10⁻10 हो जाएगा, 10⁻10 हो जाएगा ये। ठीक है? या इसी को आप ऐसे कर सकते हैं 1.7 × 10⁻, इसको 11 कर दीजिए। ठीक है? जो 10 था वो 11 हो जाएगा, समझ लो आपका यहाँ लग गया। और क्या निकला है? Q अपान m। इसका मात्रक बताइए, आवेश का मात्रक क्या होता है? कूलाम प्रति। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम। MKS में तो कूलाम प्रति किलोग्राम, यही
विशिष्ट आवेश का मान हो गया। इसका आंसर भी यही आता होगा हमको लगता है। ठीक है, तो जो भी क्वेश्चन है वो आप लगाएंगे तो आपको प्रॉब्लम जो है वो मिल जाएंगी। प्रॉब्लम मिलेंगी तो उसको आप सोल्यूशन ढूंढेंगे, उसका खुद से लगाइए या मुझसे पूछिए। प्रॉब्लम जब तक क्रिएट नहीं करेंगे उसका हल कहाँ से निकलेगा। ठीक है, चलिए आगे आते हैं अगले क्वेश्चन पे। आगे हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे। एनसीईआरटी का ही एक क्वेश्चन और आगे हम लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन लेते हैं। एक क्वेश्चन है, ध्यान दीजिए। मूल बिंदु पर, ठीक है, मूल बिंदु पर एक 8 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। मूल बिंदु पर एक 8 माइक्रोकूलाम का आवेश स्थित है। -2 × 10⁻⁻9 कूलाम के एक छोटे से आवेश को बिंदु P की वैल्यू दी है ये 003 सेंटीमीटर से बिंदु R, ठीक है, 069 सेंटीमीटर से होकर बिंदु Q 040 सेंटीमीटर तक ले जाने में कितना कार्य किया जाएगा आपको निकालना है। ठीक है, देखिए कहने का मतलब ये हुआ, ये देखिए दिख रहा है, इसको एक्स वाई नहीं मानते हैं, क्या मानेंगे, वाई जेड मानिए। 3 अक्ष होते हैं ना, एक्स वाई जेड 3 अक्ष होते हैं, इसको वाई मान लीजिए, इसको जेड मान लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। वाई जेड का भी जो क्रॉसिंग पॉइंट होगा मूल बिंदु ही होगा। तो 0 0 0 3 बार क्यों नहीं, क्योंकि यहाँ 3 अक्ष गुजर रहे हैं। एक अंदर बाहर भी अक्ष होगा, एक्स वाला क्यों नहीं ले रहे हैं, क्योंकि जो बिंदु दिए गए हैं उस बिंदु में जो पहला पॉइंट है सब 0 0 है। बदल कौन रहा है, वाई पे बदल रहा है, जेड पे बदल रहा है, इसलिए हमने इसको वाई जेड माना हुआ, और कोई खास बात इसमें नहीं है। ठीक है, ये वाई हो गया और ये जेड हो गया। तो क्या इसका मूल बिंदु हो गया। ठीक है, अच्छा, -2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश को ले जाया गया। किस आवेश को ले जाया गया, उस आवेश का मान देख लीजिए। Q = -2 × ऋण आवेश है ये 10⁻⁹ कूलाम। ठीक है, -2 × 10⁻⁹ कूलाम का आवेश ले जाया गया। ठीक है, कहाँ ले जाया गया, अब ध्यान देना कहाँ ले जाएगा उसको। पहले P बिंदु पर, P कहाँ पे है, पहले मूल बिंदु पे था, मूल बिंदु से ही इसको हम ले जा रहे हैं। ठीक है, कैसे होते होते ये इसी मूल बिंदु पर ही, अच्छा मूल बिंदु पे कौन सा आवेश है, 8 माइक्रोकूलाम का आवेश है मूल बिंदु पर। ठीक है, 8 माइक्रोकूलाम का आवेश कहाँ पर है, मूल बिंदु पे है, ध्यान देना इस चीज को। मूल बिंदु पर 8 माइक्रोकूलाम का आवेश अवस्थित है। पहले कहाँ हम ले गए इसको, 003 बिंदु पर, एक बिंदु P पर, P क्या है 003, यानी x वाला पोजीशन 0, y वाला 0, z वाला कहाँ पे 3 पे। तो x 0 तो ऑलरेडी आपको पता है कि x ले ही नहीं रहे हम, क्योंकि x का 0 मान ही लिया है। y 0, z कहाँ पे 3 पे, 3 यहाँ ले लेते हैं, 3 तो हो गया 0 0 3। बात क्लियर हो गई, क्या होगा ये 0 0 3 बिंदु हो गया आपका। ठीक है, अच्छा बिंदु R पे गए, यहाँ से R कहाँ है 069, x वाला पोजीशन 0 है, y का 6 और z का 9, तो y का 6 यहाँ पे होगा, जान लीजिए, z का 9 ऊपर जाएगा यहाँ पे, तो हो गया यहाँ पे 0 6 9। ठीक है, 0 6 9। तो पहले हम यहाँ पे गए, आवेश को यहाँ से उठाए, यहाँ से आवेश को उठाए, कहाँ गए, यहाँ पे गए, यहाँ पे, यहाँ चले गए। ये बिंदु P था, दूसरा वाला बिंदु हमारा R है, R पे गए, फिर R से कहाँ आए, तीसरा बिंदु Q कहाँ पर है 040, x 0 है, y 4 है, z 0 है, तो z पे 0 है, x 0 है ही है, y 4 यानी 4 पे आ जाइए, यहाँ पे, यहाँ आ जाइए।
यहाँ कहीं आ जाइए, ठीक है, तो जाएगा 0 4 0, यहाँ पे आ गए हम, ये ऐसे देखिए, ये कौन सा बिंदु है, Q है, ठीक है। कहने का मतलब ये हुआ कि हम एक आवेश को लिए -2 × 10⁻⁹ कूलाम आवेश को हमने लिया, और उस आवेश को हम कहाँ ले गए, उस आवेश को हम ले गए पहले P बिंदु पर, मतलब P बिंदु से शुरू किया हमने उस छोटे आवेश को, P बिंदु से यहाँ ले आए, फिर यहाँ से यहाँ ले आए। बात क्लियर हुई? तो कितना कार्य करना पड़ा इस आवेश को यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से उठाए यहाँ, यहाँ से यहाँ, मतलब यहाँ से यहाँ ले जाने में कितना कार्य करना पड़ा, इस कार्य को हमको निकालना है, ठीक है। आवेश का मान क्या निकलेगा, तो बहुत सिंपल सा है। क्या करेंगे आप, इस आवेश को हम ले गए, इसको, इस आवेश को कहाँ से यहाँ ले गए, यहाँ से यहाँ ले आए। तो आप चाहे जहाँ से चाहे जहाँ ले जाइए, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपने कहाँ से उठाया था उसको देखिए, और कहाँ आप लास्ट में रखे उसको देखिए। समझ रहे बात को? ध्यान दीजिएगा। जैसे यहाँ पर एक बिंदु है A और यहाँ एक बिंदु है B। किसी आवेश को अगर आप Q को उठा करके यहाँ से यहाँ रख रहे हैं, और इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर है डेल्टा V, विभवांतर, ठीक है, मतलब दोनों बिंदु के बीच के विभव का अंतरित विभवांतर हुआ। तो विभवांतर की परिभाषा होती है कि इन दोनों बिंदुओं के बीच किसी आवेश को ले जाने में किए गए कार्य और इस आवेश के मान की निष्पत्ति को ही इन बिंदुओं के बीच का विभवांतर कहते हैं। विभवांतर की परिभाषा ही है ये, आप जानते ही हैं। तो विभवांतर बराबर क्या होता है, कार्य बटे आवेश। तो अगर कार्य हमको निकालना है, कितना कार्य किया गया, ठीक है, कार्य निकालना हमको है, तो आवेश के मान में इसमें गुणा कर देंगे Q × डेल्टा V, Q × डेल्टा V कर देंगे तो कार्य का मान निकल जाएगा। ये बात क्लियर हुई यहाँ तक? अच्छा, तो अब हमको Q तो पता ही है किस आवेश को ले जा रहे हैं, डेल्टा V आपको प्रथम और अंतिम इन दो बिंदुओं के बीच का क्या चाहिए, विभवांतर चाहिए। तो अगर P और Q के बीच का विभवांतर चाहिए, इससे कोई मतलब नहीं है हम कहाँ से होते हुए आए, इससे मतलब नहीं है। जहाँ से उठाए थे जहाँ पर ले गए, इन दोनों बिंदुओं के बीच का विभवांतर कितना, ये हमको चाहिए। तो दोनों बिंदुओं का विभव निकाल लीजिए और उसी का अंतर कर दीजिए, विभवांतर हो गया। जब विभवांतर आ जाएगा तो उसी विभवांतर में जिस आवेश को ले गए थे आप, उससे गुणा कर दीजिए, हो गया काम आपका। इस बिंदु पर विभव क्या होगा, यानी बिंदु P पर विभव Vp, समझ रहे बात को, बिंदु P पर विभव क्या होगा, Vp। Vp इक्वल टू हो जाएगा 1/4πε0 इंटू Q/R होता है ना। तो Q क्या है, 8 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। इस आवेश से 3 इकाई दूरी पर, 3 सेंटीमीटर, मीटर इकाई माना जाएगा, 3 इकाई की दूरी पर जो आवेश है, या सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर, मैं देख ले रहा हूँ क्या दिया गया है। अगर दूरी सेंटीमीटर में तो मीटर बनाना पड़ेगा, फिर सेंटीमीटर में है तो मीटर बनाना पड़ेगा। तो क्या करेंगे, 1/4πε0 इंटू Q, Q का मतलब हो गया 8 × 10⁻⁶, इतना माइक्रोकूलाम का आवेश है, डिवाइड बाई दूरी क्या है R, यहाँ से यहाँ दूरी क्या है 3 सेंटीमीटर, मीटर बनाएंगे 3 × 10⁻² मीटर हो गया। ये हो गया Vp आपका निकल गया। कोई समस्या? बिंदु Q पे आइए, VQ, इस बिंदु का विभव क्या होगा, 1/4πε0 इंटू आवेश, वही इस आवेश से 4 इकाई दूरी पर है, तो 8 × 10⁻⁶, ये हो गया आवेश का मान। दूरी क्या है, 4 इकाई है, तो 4 × 10⁻² निकल गया, ठीक है। अंतर कर देंगे तो विभवांतर आ जाएगा। तो विभवांतर डेल्टा V की वैल्यू हो जाएगी Vp - VQ। घटाएंगे तो क्या कॉमन निकलेगा इसमें से, 1/4πε0 के कॉमन निकलेगा यहाँ से, जिसकी वैल्यू होती है 9 × 10⁻⁹। और क्या कॉमन निकलेगा, 8 × 10⁻⁻6, ये भी कॉमन निकलेगा। नीचे क्या कॉमन निकलेगा, 10⁻⁻2 दोनों जगह है, 10⁻2 कॉमन निकलेगा। अंदर फिर क्या बचेगा, यहाँ बचेगा 1/3, ठीक है, और यहाँ होगा -1/4। एक चीज ध्यान देना है कि आप बिंदु P से Q पर गए तो विभवांतर निकालना है तो VQ - VP करना पड़ेगा। समझ रहे बात को, VQ - VP, क्योंकि आप जहाँ पर लास्ट पहुँचे हैं
वहाँ के विभव में से पहले विभव घटाया जाएगा। तो यहाँ पर जो Vp माइनस VQ है, इसको आप VQ माइनस Vp कर लीजिए, उल्टा कर लीजिए, ठीक है ना। बात क्लियर हो ना भाई। जहाँ पर आप पहुँचे हैं वहाँ के विभव से पहले बिंदु का विभव घटाएंगे तो VQ माइनस VP होगा। तो इसमें अंतर क्या होगा कि 1/3 वाला माइनस होगा, 1/4 वाला प्लस होगा। ये बात क्लियर हो रही है। अरे जब घटाएंगे तो ये माइनस होगा, ये प्लस होगा, ये माइनस में आएगा, सारी चीज कॉमन हो गई तो 1/3 क्या आएगा, माइनस में आएगा। चलिए ये हो जाएगा आपका 9 गुणे 8 कितना हो जाएगा 72 गुणे 10 घाते यहाँ कितना बचेगा 3, ये ऊपर जाएगा कितना हो जाएगा 10 घाते 5 हो जाएगा गुणे। अब यहाँ पर क्या हो जाएगा 12, इसका एलसीएम हो जाएगा, 3 से भाग देंगे तो -4 और यहाँ पर 4 3 12 प्लस में 3 घटाएंगे क्या आएगा -1/12, -1/12। क्लियर। तो 6 से यहाँ 12 से भाग देंगे तो 12 6 72 आएगा -6 गुणे 10 घाते 5। क्लियर है। क्या आया, ये वोल्ट में आ गया। अब ये आपका विभवांतर हो गया। बात क्लियर हुई। ये आपका विभवांतर हुआ और किस आवेश को आप ले रहे हैं, इस आवेश को, ठीक है ना। आवेश का मान तो यही है ना, मिला लीजिए। आवेश की जो वैल्यू है वो यही तो है, ठीक है ना। -6 गुणे 10 घाते 5 वोल्ट आपका ये आ गया और इसकी वैल्यू आप देख ही रहे हैं। अब दोनों गुणा कर दीजिए, हो गया। तो क्या W बराबर क्या हो जाएगा, W बराबर हो जाएगा Q इंटू डेल्टा V। Q आप देख ही रहे हैं, डेल्टा V है। Q की वैल्यू क्या है -2 गुणे 10 घाते -9। इसी आवेश को हम ले गए हैं गुणे डेल्टा V की वैल्यू ये है। इसको एक बार चेक कर लीजिए फिर से, कोई दिक्कत तो नहीं है। 1/4πε0 9 गुणे 10 घाते 9 हो गया, 8 गुणे 10 घाते 6 यहाँ पर -6 कॉमन हो गया और 1/r आपने किया 3 गुणे 10 घाते -2 हुआ, 10 घाते -2 भी कॉमन हो गया, 1/3 1/4 हो गया आपका। 9 में 6 गया 3 हो गया, ये ऊपर गया तो 5 10 घाते 5 हो गया आपका, तो 72। ठीक है, इतना हो गया आपका ये। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका गुणे डेल्टा वैल्यू क्या है -6 × 10⁵। ठीक है, तो आप मल्टीप्लाई कर देंगे तो हो जाएगा ये 6 दूनी 12, 12 गुणे 10 घाते -4, ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो 12 गुणे 10 घाते -4 क्या होगा ये जूल। इसका आंसर में चेक कर लेना एक बार, ये इसकी वैल्यू हो गई। इतना जूल कार्य करना पड़ेगा। कहने का मतलब प्रथम विभव में से आप अंतिम विभव घटा देंगे तो आपका आ जाएगा। ठीक है, बस ठीक है। अच्छा, इसमें जो है मिली कूलाम दिया हुआ था, माइक्रो कूलाम है ना। आवेश जो है 8 माइक्रो कूलाम का स्थित है। हाँ, तो माइक्रो कूलाम है। अच्छा, इसमें माइक्रो कूलाम माना है, मिली कूलाम से लगाया हुआ है। ठीक है, ठीक है, ठीक। तो आप जो है ये आपका इतना आंसर ये आ गया। तो इस तरह एनसीईआरटी जो क्वेश्चन है, आपको जो भी मिले क्वेश्चन वो लगा डालिए। एक चीज़ और आपको बता दूं कि सिलेबस डिसाइड है कि अप्रैल में कितना पढ़ना है, मई में कितना पढ़ना है, जुलाई में क्या पढ़ना है, अप्रैल में अगस्त में क्या पढ़ना है और कब एग्ज़ाम होना है, कब तक कोर्स ख़त्म होने हैं। वो सिलेबस मैं आपको आज जो है उसी ग्रुप में भेज दूंगा। ठीक है, और जब भेजूंगा तो उसको आप देख लीजिए कि किस महीने में क्या क्या सिलेबस है। तो अप्रैल और मई का जो सिलेबस है फर्स्ट पार्ट से वो तो कंप्लीट हो गया 3 चैप्टर का, लेकिन जो सेकंड पार्ट का है किसका, ऑप्टिक्स का, प्रकाश वाला, अभी नहीं शुरू हुआ है। तो मैं अगला जो वीडियो है इसके बाद वाला वो प्रकाश से शुरू करूँगा। ठीक है, नई जो यूनिट है प्रकाश की पार्ट 2 से, जो दूसरा खंड हमारा है ऑप्टिक्स वाला, वहाँ शुरू करूँगा। ठीक है, आप इसके क्वेश्चन लगा लीजिएगा, जो नहीं आएगा बताइएगा तो मैं इसको रफ पे लगा करके आपको समझा करके भेज दूँगा। ठीक है, धन्यवाद।